अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब आज भी साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बोले हैं और अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, अगर कोई खौफ होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा ना करता। फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से भी अपील की है कि मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाए, मुल्क को बचाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अफराद लोगों को बिठाकर मुल्क और इदारों को तबाह कर रहे हैं। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़े हो जाएगी, ये उन्होंने दावा भी किया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकेटें जो हैं वो उड़ा दी हैं। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। इसी पर नाज़िर प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे। दिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने आज फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से अपील की है कि मुल्क को बचाया जाए, और इससे पहले भी हमने देखा कि वो ये भी कहते रहे कि न्यूट्रल रहें। फिर उसके बाद मशरूत मुआफ़ी की भी बात उन्होंने की, और आज फिर जैसे दूसरी जानिब देखा जाए तो एस्टैब्लिशमेंट भी ये कहती रही है कि पहले मुआफ़ी मांगी जाए। और अगर यही सूरत हाल रही और इस तरह से अगर इमरान खान साहब बयानबाजी से काम लेते रहे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये हालात फिर कैसे ठीक होंगे? देखें, ये जो 9 मई पे मशरूत मुआफ़ी वाला मामला था, इसमें जिस तरह DG/ISPR साहब ने ये कहा था कि पहले 9 मई पे सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगी जाए और उसके बाद जो है वो कोई चीज़ देखी जा सकती है। तो हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि ये जो 9 मई पे मुआफ़ी वाला मामला, जिस पे बानी PTI एक मशरूत मुआफ़ी के लिए तैयार हो भी गए, तो उसमें भी ये ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मुआफ़ी मांग भी अगर ली जाती है तो ऐसी सूरत में इसके बावजूद भी एस्टैब्लिशमेंट से बानी PTI की कोई बात नहीं होगी। उनके ये मुआफ़ी मांगने से उनको सियासी जमातों के साथ ही बैठना पड़ेगा। इसमें इसका कोई इम्कान नहीं है कि अगर वो मुआफ़ी मांग भी लें तो एस्टैब्लिशमेंट उनको बराह रास्त एंगेज करेगी। जहाँ तक मामला है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वो बानी PTI इस हवाले से बड़ी उलझन का शिकार हैं। वो इस मामले को ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, ना वो ऑनरशिप ले पा रहे हैं, ना इस मामले से खुद को दूर कर पा रहे हैं, ना इनकार कर पा रहे हैं, ना इकरार कर पा रहे हैं। और जेल में मुसलसल जो सहाफ़ियों की जो उनसे बातचीत हो रही है गुज़िश्ता कई रोज़ से, और ख़ास तौर पे इस डेवलपमेंट के बाद से, उस वक्त से उनके जनरल फैज़ से मुतल्लिक मुसलसल बदलती हुई स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कभी वो कह रहे हैं, जो आज उन्होंने कहा गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं है, और आज उन्होंने ये कहा कि अगर जनरल फैज़ का को 9 मई वाले मामले से लेना देना है तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन इससे पहले ये कह रहे थे कि वो फौज का ये अंदरूनी मामला है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो हैं ये एक बहुत बड़ा एसेट थे, इनको ज़ाया कर दिया गया। फिर अब वो ये कह रहे हैं कि इनको जनरल बाजवा ने लंदन प्लान जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ के कहने पर हटाया। फिर वो कभी कहते हैं कि ये कितना अजीम काम कर रहे थे, तालिबान के साथ एंगेजमेंट थी, कभी कहते हैं हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। तो वो इस वक्त एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट बता भी रहे हैं, अहमद भट्टी बताते हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले जैसी नहीं है। वो जिस तरह पहले फ्रंट फुट पे बात करते थे, जिस तरह वो जिस एग्रेशन से बात करते थे, अब वो गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। आज भी वो देखें ना, वो क्या बात कर रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से अपील करते हैं। इससे पहले उनका जो रवैया होता था बड़ा जारहाना होता था। तो जरा ये बता रहे हैं कि जो जनरल फैज़ और उनका जो नेटवर्क जिस तरह से ऑपरेट कर रहा था, ये एक उनकी जो कम्युनिकेशन लाइन थी, ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन लाइन कट गई है। और जो जेल के लोग इस सारे अमल में मुलव्विस थे, जिनसे तहकीकात भी हो रही हैं, और उसमें सिर्फ यही मामला पैगाम रसानी की हद तक नहीं था। हमारे जराए ने ये कंफर्म किया है कि गुज़िश्ता 6 माह से इस नेटवर्क पे हाथ डालने के हवाले से सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, और ये 6 माह लगे कि वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं इकट्ठे किए जाएं और उसके बाद इस नेटवर्क पे हाथ डाला जाए। बल्कि एक बयानिया बनाया जा रहा था कि फौज के अंदर जी कुछ लोग जो हैं, कुछ ऑफिसर जो हैं,
वो शायद इमरान खान से उनकी वाबस्तगी या वो हमदर्दी रखते हैं, कोई इख्तलाफ है विद इन इंस्टीट्यूशन। तो ये बयानिया भी जनरल फैज का जो नेटवर्क था ये बनाने की कोशिश कर रहा था, एक इस तरह की मालूमात सिस्टम के अंदर, और जो पॉलिटिकल साइड पे भी ये फैलाने की कोशिश कर रहे होते थे, और बानी पीटीआई तक भी ऐसे अजीबोगरीब वो बयानात पहुंचाते थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो ये बयानिया साजी की जो एक फैक्ट्री बिल्कुल, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत नुकसान पहुंचा। बिल्कुल अदिल, आपका पॉइंट आ चुका है। हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब बता रहे हैं कि 9 मई में जो है मुआफ़ी मांगने के बावजूद जो भी है फ़ायदा नहीं होगा तहरीक इंसाफ को, यानी अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने होंगे। तो जिस तरह से वो मुतालिबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने का, तो इसमें क्या दोहराया, क्यों नहीं बन सकता, क्यों हुकूमत इस पर नजरसानी नहीं करती? देखें, जिस चीज़ का डर था वो उसका आगाज़ हो गया। हम इसकी जो है आज नहीं बल्कि कई माह पहले भी इसकी निशानदेही करते चले आ रहे थे कि ग्रीन सिग्नल आपके पास आ रहा है, आप किसी तरीके से सियासतदानों के साथ बैठें और मामलात को किसी पॉजिटिव पोजीशन की तरफ लेकर आए। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा एक एजेंडे पर रहे कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां लेना है और सियासतदानों के साथ बातचीत को इग्नोर करते रहे। बेशक वो कहते महमूद खान अचकजई साहब को मैंने टास्क दिया वो जाएं वो बातचीत करें, लेकिन उन्होंने अगर बातचीत आगाज किया भी तो वो किनसे, मतलब कि अगर कोई डील कर भी लेते या कोई बात करते सियासतदानों के साथ, तो उस पर कितना एतमाद था कि इमरान खान उनको पुश करते कि हाँ आप जो बातचीत करके आए हैं, डील करके आए हैं, मैं उस पर जो है वो उसके मुताबिक चलूंगा। उन पर तो एतमाद नहीं था। खुद महमूद खान अचकजई साहब कई जो है जगहों पर यह बात जो है वो बंद कमरों में कह चुके हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं कोई बात की कंफर्मेशन कर भी लूं तो वो मेरे साथ आके बैठेंगे। एक नहीं बेशुमार मौके ऐसे आए। देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको जो है वो गुंजाइश निकालनी पड़ती है जहां पर आपको अंदाजा हो कि आपसे कितनी माजी में गलतियां हुई, उसको सुधारने के लिए पहले आपको खुद जो है वो नीचे आना पड़ता है और माफी मांग के किसी ना किसी पोजीशन पर आना पड़ता है। अब हुआ क्या कि अब ये खान साहब जो बात कर रहे हैं कि जनरल फैज से मुझे कोई नहीं, मैं तो कहता हूं जुडिशल कमीशन की तरफ जाएं, फलाह बनाएं, इस जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इस तरह के जो बात कर रहे हैं उसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो मामला चल निकला है, जो मुख्तलिफ जब हम राब्ते करते हैं तो मालूमात मिलती है कि जो जनरल फैज और इमरान खान का जो गठजोड़ था वो इतना सादा नहीं था। ये जब इक्तदार में थे तो उस वक्त किस तरीके से पंजाब में करप्शन होती थी, पंजाब में करप्शन के इल्जामात तक ताने बाने वहां पे मिलते हैं, किस तरीके से उस दौर को इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से मुबैना तौर पे नाम सामने आता है बुशरा बीबी का कि उनके जरिए किस तरीके से इनके रवाबित थे और किस तरीके से पंजाब में उन्होंने अपने मुबैना दीगर फ्रंटमैनों के जरिए पंजाब में अपनी मामलात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए। ये बात तो दुरुस्त है कि किस तरीके से जो है वो तकर्रुर तबादले होते थे, ठेके दिए गए, किसकी इन्वॉल्वमेंट रही, किस तरीके से मामला चलते रहे, ये तो आगाज है। और आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस मामले की तहकीकात भी शुरू हो चुकी है कि बुशरा बीबी कौन सी डायरेक्शन उस्मान बुज़दार को देती थी और उनके साथ जनरल फैज का उसमें क्या रोल था। वो जो कुछ मैसेजेस, कुछ रिकॉर्ड पहुंचा है, जो उससे पहले अगर आप चले जाएं, जो रऊफ हसन साहब का मोबाइल जब उनके पास गया उसकी कुछ डाटा वहां से हासिल हुआ, फिर कुछ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है वहां से हासिल हुआ, फिर उससे पहले जो उनके मैसेजेस और उनके रवाबित, और फिर जिस तरीके से जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद भी किस तरीके से ISI के कुछ मुबैना अफसरान की मदद लेकर किस तरीके से मामला कन्वे कर रहे थे, किस तरीके से 5 जो है वो इल्जाम सामने आते हैं कि अडयाला जेल के कैदी जो है जो उन पर उनकी तफ्तीश हो रही है, किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया। ये पूरा एक गठजोड़ है जिसको आस्ता आस्ता बेनकाब हो रहा है। अब ये इल्जामात लग रहे हैं, हकीकत उस वक्त सामने आएगी कि कौन जनरल फैज उसको कितना तस्लीम करते हैं, क्या उसकी तरदीद करते हैं, लेकिन इल्जामात इस तरह के सामने आ रहे हैं। और ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जो साइफर लहराया था इमरान खान ने, उनके पीछे भी पूरी एक जो है वो एक गेम लॉन्च की गई थी कि किस तरीके से ये काम लेकर चल रहे हैं, और उसके पीछे भी जनरल फैज का हाथ था। अब तो ये भी इल्जामात सामने आ रहे हैं। फिर अगस्त 2023 में जो शाये हुआ कि जिस बैरून मुल्क बताया गया कि किस तरीके से ये मामला चले और उनके कनेक्ट किस तरीके से मिलाए, इशारे आपस में लिंक करें, सिग्नल आपस में मिलाएं, तो उनके पीछे भी ये मामला है। ये बात दुरुस्त है
कि जब इमरान खान अगर बात कर रहे हैं कि आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, उनको तो अंदाजा है कि मेरे खिलाफ जो इल्जामात लग रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, चाहे पंजाब का चीजें निकले, फेडरल की चीजें निकले, और उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद वो सियासी मुदाखलत की साथ कर रहे थे जो कि कानून के और आइन के मुताबिक नहीं बनती, जो उन्होंने औथ लिया उसके मुताबिक नहीं बनती, जो कल साद रसूल साहब भी बात कर रहे थे। लेकिन अगर वो बात चल निकली तो ये मामला सिर्फ इमरान खान तक नहीं रहेगा, फिर पहले तक जाएगा कि ये जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम किस पोजीशन में किसके साथ जाते थे, फिर उन पर भी कई इल्जाम सामने आएंगे कि वो किस तरीके से जो है वो मुदाखलत अगर हो रही थी उस वक्त उनको भी पता था क्या काम हो रहा है, तो उस वक्त किस तरीके से अपनी गुंजाइश पैदा करने के लिए किस किस के दफ्तर जाते थे, किसके दरवाजे पर हाजिरी देते थे, और आज वो बात को तस्लीम नहीं कर रहे। दूसरा, ये जो बात आज चल निकली है कि मार्शल्ला की बात कर रहे थे कि मार्शल्ला लगाने की धमकी नहीं दी गई। मैंने शहबाज शरीफ साहब से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था जिसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। सवाल ये था, उनसे मैंने पूछा कि आप ये फरमाइए कि क्या जब आप एक कमरे में मौजूद थे तो आपको आके मैसेंजर ने आपको मैसेज नहीं कन्वे किया कि अगर आप ये एक्सटेंशन ना देंगे तो मार्शल्ला लग जाएगा, और वो मैसेंजर कौन था? तो उन्होंने उस पर वहां पे ख्वाजा साद रफीक साहब भी बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, और भी मुस्लिम लीग उनके सीनियर रहनुमा थे, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वो गोल मोल करके बात आगे चले गए और उन्होंने बात को और एक और सवाल का जवाब देकर इसको गोल कर गए। असल में बात यह है, ये पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा। मलिक अहमद खान साहब कुछ बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बात कर रहे हैं, इन दोनों के बातों में तजाद है और दोनों किसी ना किसी जगह पर कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी हकीकत सामने लानी चाहिए कि मलिक अहमद खान साहब लंदन में किसकी पर्ची लेकर गए थे और वहां पर जाके बात कर रहे थे, ये चीज ढकी छुपी नहीं है। और ये भी बात होनी चाहिए कि वहां पे लंदन में शहबाज शरीफ साहब किसकी गारंटियां लेकर वहां पर पहुंचे थे, ये भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरल फैज और इमरान खान का गठजोड़ ये कोई आसान नहीं है। जब इसको खोला जाएगा तो इसमें बेशुमार जो है वो किरदार बेनकाब होंगे कि किस तरीके से खान की हुकूमत ने कैसे कैसे इकदाम किए। ये मामला उस वक्त संगीनी इख्तियार करता है कि जब बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ अनासर को पाकिस्तान में मुदाखलत करने के लिए उकसाया जाता है। जी ठीक है, उकसाया जाता है। साहब साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से हसन साहब भी बात कर रहे हैं और दिल साहब भी बात कर रहे हैं, जहाँ पर तो इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं वहाँ पर तो साफ इनकारी है। और क्या देख रहे हैं आप कि इमरान खान साहब और मुक्तदरा के दरमियान ये दूरियाँ जो है ख़त्म होंगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुझे इस बात का यकीन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे इदारे जिनको आपने मुक्तदरा कहा, हमारे दीगर इदारे, सुप्रीम कोर्ट को इसमें ले लें, दीगर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, सब लोगों का ये इंटरेस्ट है और पाकिस्तान की आवाम का भी ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके पाकिस्तान के अंदर सियासी बदअमनी को ख़त्म किया जाए। यही इंटरेस्ट है हमारे मुक्तदरा का भी, यही इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का भी, यही इंटरेस्ट है ऑपोजिशन का भी, यही इंटरेस्ट है तमाम इंस्टीट्यूशंस का, आपका मेरा, जो रोज़ सुबह उठ के काम करने के लिए जाते हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बिजली, पाकिस्तान का ईंधन, पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के दीगर वसाइल इस्तेमाल करने हैं, इसी मुल्क में रहना है, हम सब का ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमन व इस्तेहकाम आए। इस नज़रिए की बुनियाद पे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अबद तक के लिए किसी से मुंह मोड़ सकती है या बात करने का ना कह सकती है। पाकिस्तान की रियासत का बड़ा दिल है, पाकिस्तान की रियासत में बड़ी वसअत है, पाकिस्तान की रियासत में जहाँ पे इंटरनल कुछ जंगें लड़ी, वहाँ पे कुछ नेगोशिएशंस की, लोगों को कौमी धारे के अंदर लाने की बात की। माजी भी हमारा इस बात का गवाह है कि ऐसी तहरीकें भी जो सिर्फ सियासी नहीं थी बल्कि अलहदगी पसंद थी, उनको भी जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की रियासत ने उसके साथ जंग लड़ी, और जब ज़रूरत पड़ी और देखा कि अब जंग की बजाय बात कर लेने से, लोगों को कौमी धारे में लाने से ज़्यादा मुनासिब फ़ैसले होंगे, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, तो हमारी रियासत ने अपना दिल बड़ा किया और वो फ़ैसले भी किए। तो इस तारीख़ की बिना पे ये बात तो शायद दुरुस्त होगी जो अदील साहब ने कही, हसन साहब ने कही कि इस वक्त कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात की और इस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट हमेशा के लिए बंद हो सकती है। हाँ, किसी बात पे तलखी आ सकती है, वो तलखी कुछ देर चल सकती है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के खैर खा हैं, हम सब यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जैसी भी इकॉनमी हो, जो भी हालात हों, वो इसी खित्ते में रहेंगे, यहीं पे उनका जीना मरना है, यहीं पे उनके बच्चे और उनका फ्यूचर है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त बात तो करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। और मैं तकवीत इस बात से ले रहा हूँ कि माजी में भी पाकिस्तान की रियासत ने बहुत सी तहरीकों के बारे में बहुत बड़ा दिल किया और उनसे बात की और कौमी धारे में लाए। जी बिल्कुल। जो बात अभी हसन साहब और अदील साहब कर रहे थे, जी मैं एक जुमला उस पर भी कहूँ कि पाकिस्तान में कल भी हमने बात की थोड़ी सी कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बात को बार बार ब्लेम किया जाता है। ख्वाह वो 1985 से से गवर्नमेंट बनाने की बात हो, 88 की गवर्नमेंट बनाने की बात हो, गवर्नमेंट्स को गिराने की और ना चलने की बात हो, बेशक अदालतों ने भी फैसले किए हों जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ या गवर्नमेंट्स के खिलाफ, लेकिन हम कहते ये हैं अपनी आम पार्लेंस में कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। हमने कहा कि 1990 की गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, 93 की गिराई, हालांकि अदालत के फैसले उसमें मौजूद थे। हमने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसमिस करवाया। इस मुल्क में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने टर्म्स पूरी नहीं होने दी, हालांकि जुडिशल फैसले थे, कुछ सियासी मसाइल थे, कुछ वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस थे। ये हम ब्लेम करते रहे हैं बहुत सालों तक, और इसकी कभी भी प्रॉपरली तहकीक नहीं हुई कि इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के अंदर रोल के ऊपर कभी इस तरह की तहकीक नहीं हुई जिस तरह की अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि जनरल फैज़ के पर्सपेक्टिव के अंदर एक पूरी तहकीक की जाएगी जिसकी बेसिस के ऊपर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है कि क्या ओथ की वायलेशन में हमारी, जिसको हम आम ज़बान में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस केस में जनरल फैज़ की और उनके इर्द गिर्द के लोगों की अगर हम बात कर लें कि क्या उन्होंने अपने कानून की वायलेशन में सियासत में मुदाखलत की या नहीं की। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की रिवायात पाकिस्तान में डलनी चाहिए। ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये जनरल फैज़ की या PTI की या नून लीग की या किसी एक शख्स की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को प्रॉपरली एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के थ्रू इदारा एड्रेस नहीं करेगा, तब तक ये एलिगेशंस हमेशा लगते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इसमें बिस्मिल्लाह हुई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हुई कि तहकीकात का जो आगाज़ किया गया। बिल्कुल नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश में जारी बहरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बायस मलबूसात के आलमी ब्रांड्स ने बांग्लादेश से ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। तकरीबन 40% ऑर्डर्स दूसरी मार्केट्स में मुंतकिल हो रहे हैं और ऐसे में बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने का मौका है। और साबिक चेयरमैन एप्टमा गोहर एजाज साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के $5 अरब के टेक्सटाइल ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल सकते हैं। फौरी फ़ायदा ना उठाया तो ये ऑर्डर्स भारत, कंबोडिया और वियतनाम को मिलेंगे। और ऐसे में उन्होंने मुतालिबा भी किया कि बिजली टैरिफ 16 से 9 सेंट तक जो वो कर दी जाए, टैक्स इस्लाहात भी कर दी जाए। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने से 50 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा और ये उन्होंने मशवरा भी दिया है हुकूमत को। और इसी पर हम बात करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक सदर FCCI रिजवान अशरफ साहब को। रिजवान अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से गोहर एजाज साहब भी हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं और इस वक्त बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर आप क्या देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पोजीशन को बेहतर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हम अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन देखें इसके लिए हमें 2-3 काम फौरी तौर पे करना होंगे जो कि गवर्नमेंट के करने वाले हैं। सबसे पहले तो एनर्जी, क्योंकि सारी इंडस्ट्री एनर्जी इंटेंसिव है और हमारी एनर्जी कॉस्ट किसी सूरत भी कंपैटिबल नहीं है हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनसे। अगर हम कंपेयर करते हैं तो एनर्जी की कॉस्ट जो है वो पहले जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को एक स्पेशल टैरिफ दिया गया था 9 सेंट का, उसे दोबारा उसी टैरिफ पे लेके आना होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस दफ़ा बजट में
कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए और बजट इस दफ़ा फोकस्ड रहा है PSDP पे, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। अब पहले तो हम अपनी इकॉनमी को बेहतर करेंगे, फिर हम PSDP पे जाएंगे। तो उसमें कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं जिसका बर्डन शायद हमारी कॉस्ट को और ऊपर ले गया। वो कहते हैं कि वो एग्रेवेट होगी, जो कि पहले ही हमारी कॉस्ट बहुत हाई थी। और तीसरा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिस्काउंट रेट नीचे आएगा, मार्कअप रेट नीचे आएगा, लेकिन अभी तक खातर खा वो भी नीचे नहीं आया। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे बाकायदा काम करना होगा। और मैं ये बात यहाँ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सिर्फ इकनॉमिक इम्पैक्ट को नहीं, हमें सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट को देखना होगा। और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हाई पीक पे है इस वक्त। 60% से ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्लोजर है, और जो चल रही है वो भी बिल्कुल अपनी अंडर कैपेसिटी चल रही है। जो इक़दाम हुकूमत ने उठाए हैं इसके बायस कितने यूनिट्स जो हैं ये बंद हो चुके हैं फैसलाबाद में और मुल्क भर में, कितने टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं ये बंद करने पड़े हैं? अच्छा, बहुत मोहतात अंदाजे के साथ अगर मैं बात करूं तो 70% से ज़ायद यूनिट जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बंद हो चुके हैं। जो इदारे पिछले 60 साल से इस मुल्क में काम कर रहे थे, और वो इदारे भी अब बंद होना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये पिछले 2 सालों में जो एनर्जी ने इस इंडस्ट्री का हाल किया है, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। तो सबसे देखें, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अभी कैपेसिटी चार्जेस के बहुत ज़्यादा शोर था कि जी कैपेसिटी चार्जेस बहुत हाई हैं। तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हम अपनी जो इसकी बिजली की कंजम्पशन इंक्रीज़ क्यों नहीं कर पा रहे। देखें, इसका सादा सा हमने हल ये दिया था कि आप अपनी कंजम्पशन को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इंसेंटिव दें कि जो जितने ज़्यादा यूनिट खर्च करेगा उसको उतने कम प्राइस में बिजली मिलेगी। तो जब आप अपनी एनर्जी की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, उससे आपकी रेट, आप एक एनालिसिस कर लें कि किस कंजम्पशन पे अगर 25,000 मेगावाट हमारी अगर डिमांड बन जाती है तो उस वक्त हमारा रेट जो है वो मेरे मुताबिक 30 से 32 रुपए यूनिट जो है वो कॉस्ट करेगा। इसी मैं समझता हूँ पैरामीटर्स पे। तो हम 24 रुपए यूनिट कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, ये नहीं सोचते कि हम उसकी जी रिजवान साहब, आपकी बात ठीक है कि जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ करें ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के मुताबिक जो कैपेसिटी पेमेंट है वो भी इंक्लूड अगर हो रही हो तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 9 सेंट्स वाली, इसके अंदर कुछ तो सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, वो खौफ PSDP में से दे या कहीं और से दे, कोई सब्सिडी तो गवर्नमेंट को इसमें देनी पड़ेगी आपकी इस बात को पूरा करने के लिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दी जाए। वो डेफिसिट आपके ख्याल में कहाँ से पूरा कर सकेगी? ख़ास तौर पे एक IMF के प्रोग्राम में बंदी गवर्नमेंट वो डेफिसिट कहाँ से पूरा करे? देखिए, मैं इस मौके पे साउथ कोरिया की मिसाल दूंगा। उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी थी ऑटोमोबाइल में। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज जो थे वो उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने में लगाए। तो अब उसका एक जो फैक्टर डेवलप हुआ कि उनकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमोबाइल में इतनी हाई चले गई कि वो सारे डेफिसिट्स जो है वो उससे कवर होना शुरू हो गए। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं देंगे, उस वक्त तक हम फिर वो जो विन विन सिचुएशन को ढूंढते रहेंगे कि डेफिसिट कहाँ से आएगा। रिजवान साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अभी PSDP पे आपने इतना बड़ा एलोकेशन कर दिया है, आप PSDP को अभी रोकें। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी ज़रूरी नहीं है, अभी आपकी फाउंडेशन ज़रूरी है, आपकी इकोनॉमी की फाउंडेशन ज़रूरी है। तो आप पहले आपने बजट सारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाना शुरू कर दिया। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कोई इलेक्शन ईयर है जो लेकिन सर मसला ये है, फोकस्ड बजट किया और हाई टैक्सेशन रखी गई। सर ये फरमाइए, इस वक्त आप जो बात बता रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ है। हुकूमत अगर आपसे बातचीत करती है तो ये तो आप समझ लें कि कम से कम 2-4 महीने तो कोई नहीं गए, कमेटी बन गई। इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। अगर जो है बांग्लादेश से जो बड़े बड़े ब्रांड निकले, जो कि मेरी उनसे बात हो रही थी ब्रांड के कुछ बड़े सीनियर मालकान से, तो वो ये बात कह रहे थे जो बांग्लादेश में काम कर रहे थे कि हम तो इंडोनेशिया कंबोडिया में मूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैक्सिमम हमारे पास 2 से 2.5 हफ्ते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे से राब्ता में सहूलियत दे तो हम यहां पे मूव कर सकते हैं। तो फिर आप 2 हफ्तों में हुकूमत पाकिस्तान को फौरी एक्शन नहीं लेना चाहिए टेक्सटाइल वालों के साथ?
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त हाई सीज़न है बाइंग का, क्योंकि उनके इवेंट्स, हैलोवीन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, अभी मौका है, यही 15-20 दिन है, क्योंकि फिर शिपमेंट्स भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारी चीज़ें साथ कमोलेट हो रही हैं। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास जिहादी बुनियादों पर इन 2 हफ्तों में, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ये अनाउंस कर देना चाहिए कि आपके अगस्त के जो बिल्स हैं वो 9 सेंट पे होंगे। बेशक ये आप 3 महीने का अरेंजमेंट कर दें इस वक्त, ताकि इससे एकदम इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो जाए। और जो ऑर्डर्स, क्योंकि देखें ये एक कंपेटिटिवनेस है आपकी, ये बहुत लो मार्जिन सेक्टर है टेक्सटाइल का, अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो एक सेंट पे जो है वो लड़ाई होती है हमारी बायर्स के साथ। सर, अगर तो इस तरह जब हमारी कंपेटेबिलिटी, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि उन्होंने अपने रिजर्व बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट को जो दावे कर रहे हैं कि हम इस पोजीशन पर लेकर आएंगे, तो फौरी तौर पे करना चाहिए। 2018 के अगर मैं डाटा आपके सामने रखूं तो $19 बिलियन थे और आज हम $15 बिलियन पे करें, हमारी तो कहीं पे बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो आप जो फरमा रहे हैं इसको तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लेके इस पर आना चाहिए, ताकि टेक्सटाइल में जो है वो जो 75 लाख अफराद बेरोजगार हुआ था वो भी, उनको भी रोजगार मिले, हालात भी बेहतर हो, हमारी रिजर्व भी बेहतर हो। क्या कहते हैं? देखें आपने तो 2018 की बात की, मैं तो सिर्फ पोस्ट बजट की बात अगर हम सिर्फ कर लें कि लास्ट ईयर जुलाई का और इस साल जुलाई का 3.09% जो है वो डिक्लाइन है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में। वो 1.27 बिलियन से 1.31 बिलियन से 1.27 बिलियन पे आ गई है। तो वो जो अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है वो डिस्करेजिंग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें, कि आपने बजट में ऐसे टैक्सेस लगाए, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। आपने बिजली की प्राइसेस जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी, शुरू हो गया और हुकूमत को जल्द इकदाम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका और आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और जिस तरह से रिजवान अशरफ साहब भी हमें बता रहे थे। और इसी पर हम मौक़िफ़ जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया SM तनवीर, मारूफ सनतकार है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब आपका। और क्या देख रहे हैं आप जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल बनी है, क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? ख़ास तौर पर क्या हुकूमत ने आपसे रब्ता किया है, इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम। जो बांग्लादेश में जो हालात हैं उसमें जितने भी बड़े कस्टमर्स हैं जो उनसे ऑर्डर ले रहे हैं टेक्सटाइल गारमेंट्स के, वो ऑर्डर पुल कर रहे हैं। तो ये इस वक्त राइट टाइम है उसको हिट करने का। अगर हम पाकिस्तान में अपनी कॉस्टों को ठीक ना कर सके तो ये ऑर्डर सारे के सारे वियतनाम में और चाइना में, इंडिया में, अदर कंट्रीज में, श्रीलंका में जा रहे हैं। तो ये टाइम है। मुझे मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट IPP पे काम कर रही है। मेरी नॉलेज में है कि गवर्नमेंट बिजली को 9 सेंट के कम करने, 9 सेंट पे लाने पे काम कर रही है। बट वो काम करने में अगर हम महीने 2 महीने लगा देंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त $5 बिलियन की सर पे खड़ी हुई है, ये आज से निकल जाएगी। तो मेरा अभी कल भी प्रेस स्टेटमेंट आई थी, गवर्नमेंट से भी हम राब्ता कर रहे हैं, हमने SIFC को भी लिखा है, हमने गवर्नमेंट को भी बोला है कि इमीडिएटली खुदा के वास्ते जो करना है अनाउंस कर दें, डोंट वेस्ट टाइम। आप अपनी एनर्जी कॉस्ट 9 सेंट अनाउंस कर दें इस वक्त, इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली नीचे लेकर आ जाए और ये जो एक्सपोर्ट का SRO जो 1125 है उसको बहाल कर दें। हम ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते और ना हमें करनी चाहिए है। एक साहब, आपके पास तो 2 हफ्ते का वक्त है ज्यादा से ज्यादा। अगर इसमें देर होगी तो ये तो बहुत बड़ा, हमारे पास वक्त है कि हम रिजर्व बेहतर कर सकते हैं, हालात एक्सपोर्ट का जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइमली डिसीजन हो। हमारे जब लेट डिसीजन होते हैं तो वो फिर हाथ से गेम निकल जाती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आ गई है कि हमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट ये सारे प्रोसीजर्स कर दे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दे, अपने मुतल्लिका SROs जो आपने कहा है वो विड्रॉ कर ले, तो क्या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, या जिस तरह बात हो रही है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, उनको रीस्टार्ट करना पड़ेगा? अगर ये चीज़ें कर भी दें तो क्या हम इस इमीडिएट अपॉर्चुनिटी का आपके ख्याल में फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए 2021-22 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी ना, वो $19.5 बिलियन से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी। वो गिर के $16 बिलियन पे आ गई है।
तो ये क्लियर शो कर रहा है कि एक तो ये गैप बीच में पड़ा हुआ है, और अगर उसको भी हम जैसे डिले, जैसे आपको पता है कि मैं आईपीपी पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहा हूँ, इसलिए कि वो जो इंडस्ट्री बंद हो गई है वो एक लिमिट के बाद इंडस्ट्री पे लोहे के बाहर जाके बिक जाती है, तो इसलिए शोर मचा रहे हैं कि टाइमली डिसीजन हो कि वो इंडस्ट्री हमारी वापस फौरी तौर पे चल जाए और टाइम जाया ना हो। तो बिल्कुल गैप है इस वक्त 16 से 19.5 का, तो गैप इस वक्त बंद पड़ा हुआ है अंदर। जी बिल्कुल सही जी। सर फैसलाबाद के भी 75 लाख वहां से बेरोजगार हुआ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री बंद हुई। टेक्सटाइल जिसने एक्सपोर्ट को ऊपर लेके जाना है हुकूमत, तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। अब गवर्नमेंट, मेरी फीलिंग है आईपीपी के हवाले से कि गवर्नमेंट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम इसको ठीक कर रहे हैं। जी, पहले नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ करना, जब नियत कर लिया तो अनाउंस 4 महीने में ठीक है, जो नियत कर लिया उस पर अब काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगा। तो उसके साथ ही जो है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।